तो बच्चों कल हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था। तो जो लास्ट लेक्चर था हमारा वो था सेल्फ इंडक्टेंस। और बड़ा इंटरेस्टिंग था कि सेल्फ इंडक्टेंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है वो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप उसके लिए पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते। तो आज उसी का एक इलिस्ट्रेशन करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड ले लेते हैं। ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। तो कल हम लोग ने सेल्फ इंडक्टेंस में जो लास्ट में पढ़ा था उसमें आपके पास जो फॉर्मूला बन के आता है लास्ट में, इलेक्ट्रोमोटिव ईएमएफ जिसको हम लोग बोलते हैं, ई इक्वल टू माइनस d5/dt। फिर तो ये होता है, बाकी आप चाहे तो फाई निकाल लें। हमने इस पे बात की थी कि फाई इक्वल टू एल इंटू आई था। फाई प्रोपोर्शनल टू आई था। एल जो था वो कांस्टेंट के तौर पर आता है। ठीक हो गया। तो हम एक सोलेनॉइड ले लेते हैं, उस केस में देखते हैं कि इसे कैसे लगाया जाए। तो थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं कैसे सोलेनॉइड हम लोग मान रहे हैं। तो लेट अस कंसीडर a long solenoid, long solenoid of radius r having कुछ टर्न्स मानने पड़ेंगे, n मान लेते हैं, having n टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ। तो आपने ऐसे मान लिया होगा कि कोई पाइप है बहुत लंबा सा ऐसे, और इसके ऊपर तार लपेट रखा है, बस यही बनाना है। तो हम मान लेते हैं कि इसमें जो करंट है वो आई फ्लो हो रही है। आई करंट passes through the solenoid. It passes through it. Passes through it. तो इसके जो सोलेनॉइड है, जो प्रत्येक हम बनाते हैं, इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, देन ये हमने डिराइव किया था। मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid, तो B equal to mu naught into n to I। ठीक हो गया। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं ए नाम देता हूँ। तो ए कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये जो है वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रेडियस यहाँ पर आर है। सो फ्लक्स थ्रू द सोलेनॉइड जो होगा वो बी डॉट ए हो जाना चाहिए। ए एरिया वेक्टर सोचिएगा, मैग्नेटिक तो बी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर।
तो हमारे पास कुछ चीजें कांस्टेंट आ जाएंगी। म्यू नॉट एन पाई आई पाई आर स्क्वायर। अगर आप इसमें करंट में थोड़ा बदलाव लाए, तो बल्कि मुझे ऐसा लिखना चाहिए था कि करंट में ला रहे हैं तो करंट बाहर, बाकी सब कांस्टेंट। म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर ऐसे रखिए, करंट ऐसे। तो डी फाइव बाई डी टी कितना होगा? म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर तो सब कांस्टेंट हो गया, और करंट डी आई अपॉन टी। तो हमारा जो फार्मूला था सबसे ऊपर लिखा है राइट में। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ, induced EMF will be equal to minus d5 by dt के ऊपर नॉट n pi r square di upon dt। हमारे पास ये आ गया। तो ठीक है, आपके पास एक इक्वेशन हो गई। हमने एक और पढ़ा था, कंपेयरिंग विद माइनस एल डी आई बाई डी टी, कल ऐसा पढ़ा था। तो इस हिसाब से एल क्या हो जाएगा कंपेयर करेंगे तो? म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर हो गया। यही निकालना था। आपने सेल्फ इंडक्टेंस निकाल दिया एक लॉन्ग सोलेनॉइड का। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस किन चीजों पर डिपेंड कर रही है, जरा देखिएगा। म्यू नॉट तो कांस्टेंट हुआ, पाई भी कांस्टेंट, एन और आर पे। एन का वाला नंबर ऑफ टर्न, वो आप घटाया बढ़ा सकते हैं। और आर जो है रेडियस है, सोलेनॉइड है। आप पाइप का रेडियस कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। मतलब जो एल है वो ज्योमेट्रिकल फीचर्स पे डिपेंड कर रहा है बेसिकली। एल किन पे डिपेंड करता है, ऐसे लिख देते हैं। Here L depends on N and R, that is self inductance depends on geometrical geometrical factors। रेडियस और नंबर ऑफ टर्न दोनों ज्योमेट्रिकल फीचर है। तो अगर कभी पूछा जाए तो अब इससे आपने सीखा क्या, फायदा क्या हुआ, थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। तो देखिए प्लीज, ये बहुत छोटा सा आर्टिकल था सीखने के लिए। कोई जब ट्रायल बनाते हैं तो ट्रायल के लिए अब हम आगे ये सिंबल यूज करेंगे। इसका रेजिस्टेंस हम लोग नेग्लिजिबल मानेंगे, लेकिन इसका इंडक्टेंस मानेंगे। तो एक आइडियल इंडक्टर जो होता है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम इसको
कई बार यूज करेंगे आगे। क्वेश्चंस जो बनेंगे वो इसी के लिए बनेंगे। जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, अगर मैं किसी सर्किट में डीसी करंट फ्लो कराऊं तो करंट और इंडक्शन कॉइल भी लगी हो, अब तो इंडक्टेंस का मामला। तो केवल रेजिस्टेंस होता तो आपके लिए चीजें बड़ी आसान थी। इंडक्टेंस भी हो तो कैसे सॉल्व करें, तो हेडिंग डालिएगा ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन एन एलआर सर्किट। ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन एन एल डैश आर सर्किट। तो किसी एलआर सर्किट में, तो इसमें पहला हेडिंग डालेंगे ग्रोथ ऑफ करंट। एलआर सर्किट में करंट ग्रो कैसे करती है, इस पर बात करते हैं पहले। तो सर्किट बना लेते हैं। एल का मतलब हुआ बच्चों ऐसे इंडक्शन कॉइल, और आर का मतलब ऐसे रेजिस्टेंस, ये। और करंट फ्लो होने के लिए आपको एक बैटरी लानी पड़ेगी, वो ये हो गई। और बाकी आप ऐसे कर सकते हैं, ये स्विच के लिए होता है। ये नहीं भी बनाया तो ये अभी फालतू काम। अब ये सर स्विच तो हो गई, तो इसका एक ईएमएफ होगा, ई लिख लेते हैं बैटरी। तो एक इंडक्शन कॉइल आप सोलेनॉइड मान सकते हैं, जो हमने अभी पढ़ा जिस तरह से। एक रेजिस्टेंस, कोई बल्ब ले लीजिए, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। या रेजिस्टेंस आप देखते हैं जहां पर होगा वहां पर थर्मल टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आप हीटर प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस, और पानी गर्म करने के लिए इमर्सन रॉड, ये सब समझ सकते हैं। नहीं तो नॉर्मल बल्ब समझ लीजिए। ये सर्किट हो गया, तो इसके बारे में लिखते हैं। और मैं एक्चुअली इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ज्यादा है, इस वजह से आपको बता रहा हूँ। तो लिटिल लेट अस कंसीडर an induction coil of self inductance L, self inductance L, and a resistance are connected in series, connected in series SO। तो जहां पर मैं शुरू कर रहा हूं, जब मैं सर्किट को क्लोज करूंगा बच्चों, तो क्लोज का मतलब होता है करंट फ्लो होती है, और ओपन का मतलब कहीं डिस्कनेक्टेड। तो यहाँ पर क्लोज में सर करंट फ्लो होते हैं, तो जहां से शुरू करते हैं उसे टी इक्वल टू जीरो मान लेते हैं। तो मैं ऐसे लिखता हूँ एट टी इक्वल टू जीरो सर्किट इज क्लोज्ड, सर्किट इज क्लोज्ड, ऐसे। एंड करंट स्टार्ट टू फ्लो, करंट स्टार्ट्स टू फ्लो। तो करंट जो ही बढ़ना शुरू होगी, अब आपको पता है कि सेल्फ इंडक्टेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ा था हमने, माइनस एल डी आई बाई डी टी, अभी पिछले डेरिवेशन में।
तो भाई जो है आई बढ़ना शुरू हो रही तो आई चेंज हो रही होगी, तो डी आई बाई डी टी टू साइड, तो ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। तो लिखते हैं एज करंट स्टार्ट्स टू इंक्रीज, करंट स्टार्ट्स टू इंक्रीज, current starts to increase, and induced EMF ब्रैकेट में इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी इज प्रोड्यूस्ड। और आपको पता ही है माइनस साइन के साथ है, सो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा फिर, दिस माइनस एल, दोनों को जोड़ा हमने तो लेकिन स्केलर क्वांटिटी है तो जोड़ दिया था, लेकिन जोड़ने के चक्कर में ये अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ माइनस लिखोगे, तो ई माइनस एल टी आई बाई टी टी, तो नेट पोटेंशियल इतना आ गया। तो ओम्स लॉ लगाइए, यूजिंग ओम्स लॉ, दिस माइनस एल टी आई बाई टी टी, नेट ईएमएफ जो है यही पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, तो आई आर, भाई वी इक्वल टू आई आर लिखते हैं ना आप लोग। तो बच्चों जब वी इक्वल टू आई आर आपने पढ़ा था तो वहां पर इंडक्शन कॉइल नहीं थी, इंडक्शन कॉइल नहीं थी तो ये वाली टर्म भी नहीं थी एल डी आई बाई डी टी। तो फिर उस समय तो आपने मान लिया करंट जितनी आई है एक बार उतनी फ्लो हो रही है, जबकि ऐसा है नहीं, करंट तो जब सर्किट में फ्लो हो रही तो थोड़ा बढ़ेगी पहले, तो उस समय सीधे वी इक्वल टू आई आर हो जाता था। अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है बेसिकली, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखने के लिए मैंने जानबूझ के ये करवाया। तो ये हो जाएगा ई माइनस आई आर इक्वल टू एल टी आई बाई डी टी, और आपके पास डी आई अपॉन ई माइनस आई आर इक्वल टू डी टी अपॉन एल। अब इंटीग्रेट करेंगे, सुनिएगा। मान लेते हैं हमने टी इक्वल टू जीरो पे शुरू किया था एक्सपेरिमेंट, और टी टाइम तक हमने सोचा, तो करंट भी हम मान सकते हैं कि वो जीरो से लेके आई तक जारी होगी। शुरुआत में तो करंट थी ही नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन इंटीग्रेशन फ्रॉम t equal to 0 to t and I equal to 0 to I, we get इसे मैं डी आई अपॉन आई आर माइनस ई इक्वल टू माइनस वन अपॉन एल बी बाहर, ठीक ठीक, माइनस कॉमन ले लिया था उधर से, तो इतना सही रहेगा। ठीक है, तो टाइम कहाँ से, जीरो से टी तक, करंट रहा जीरो से आई तक, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब आप गौर करते होंगे कि मैथ्स कितनी हेल्पफुल होती है फिजिक्स को समझने के लिए। आप राइट साइड का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, लेफ्ट साइड का कैसे करेंगे, तो लेफ्ट साइड में देखिएगा, लेट आई आर माइनस ए को कुछ मान लीजिए, एक्स मान लेते हैं, तो
वेरिएबल आई है तो आई का डी आई माइनस जीरो इक्वल टू डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में सोचिए, आई की लिमिट रखिए जीरो शुरू में, तो एक्स कितना हो जाएगा, आई जीरो हो जाएगा तो माइनस ही, और आई आई ही रहेगा तो ये हो जाएगा आई आर माइनस ही, और डी आई टी जो हमने क्या रखना है, डी एक्स अपॉन आर, तो डी एक्स अपॉन आर बाहर अपॉन एक्स, और राइट साइड तो सीधे ही आ जाएगा, डी टी है टी आ जाएगा तो माइनस टी अपॉन एल। ये बच्चों मैथ से आनी चाहिए इतनी। लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन होगा वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स, कहाँ से, माइनस ए से आई आर माइनस ई, और राइट साइड हो जाएगा माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। ठीक, इसमें लिमिट लगा लीजिए, लॉग ऑफ आई आर माइनस ई माइनस लॉग ऑफ माइनस ई इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। तो इसको लॉग ए माइनस लॉग बी करेंगे तो ये हो जाएगा आई आर माइनस ई अपॉन माइनस ई इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल टाइम्स टी। तो मैं फिर इधर लेफ्ट साइड ला रहा हूँ लिखने के लिए, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ माइनस ऊपर नीचे से कॉमन आ जाएगा, ई माइनस आई आर अपॉन ई इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल टी। तो आप इसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ वन माइनस आई आर अपॉन ई बेस ई हुए माइनस आर अपॉन एल टी। तो आप बता सकते हैं वन माइनस आई आर अपॉन ई कितना होगा, टी टू द पावर माइनस आर अपॉन एल टी, लॉग उधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होगा। ये देखिए लॉग एक्स बेस ई, अगर टी है तो इसका मतलब एक्स कितना होगा टू द पावर टी, और ये रिवर्स में भी सही है, लेफ्ट में ऊपर देखिएगा ये। तो ऐसा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा, आगे बढ़ाएंगे इसे थ्योरी को, वन माइनस ई की पावर माइनस आर अपॉन एल टी इक्वल टू आई आर अपॉन ए। तो यहाँ से आई इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन आर टाइम्स वन माइनस ई की पावर माइनस आर अपॉन एल टी। करंट का एक्सप्रेशन आ रहा है, आपने हेडिंग लिखा ग्रोथ ऑफ करंट, करंट की ग्रोथ कैसे हो रही है, तो आई का एक्सप्रेशन ला रहे हैं हम लोग, पूरी मैथ से, फिजिक्स नहीं है बेसिकली। अब इसमें एक बात देखिए, नॉर्मली आप आई को क्या मानते हैं, वी अपॉन आर, इसको समझिएगा एक बार ध्यान से। आई क्या होती है, वी अपॉन आर, वी की मैक्सिमम वैल्यू ई होती है, तो जिसमें हम ई अपॉन आर कहेंगे तो वो मैक्सिमम होगा, तो करंट उसमें मैक्सिमम हो जाएगी, तो उसे आई नॉट लिख सकते हैं हियर, आई नॉट इक्वल टू ई अपॉन आर, क्योंकि वी की मैक्सिमम वैल्यू ही पोटेंशियल आपका ईएमएफ है, बेसिकली ऐसे भी सोच सकते हैं, मैंने डिफाइन किया है वैसे उसको पहले।
तो आई इक्वल टू आई नॉट टाइम्स 1 - e⁻⁻ r/L t। ये जो भी इक्वेशन है बच्चों, ये एक्सप्रेशन है करंट की ग्रोथ का। अब इसको समझना है, इसको ध्यान से समझिए। अगर मैं t इक्वल टू 0 कर लूं, जब t 0 होगा, तो देखिए आई कितना हो जाएगा, आई नॉट टाइम्स 1 - e⁻⁻0। तो ये हो जाएगा आई नॉट 1 - 1/e⁻0। तो e⁻0 कितना लिखेंगे हम, e⁻0 कितना लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 - 1 मतलब 0। और जब धीरे धीरे करंट बढ़ते बढ़ते t इंफिनिटी हो जाएगा, तो आई हो जाएगा आई नॉट 1 - e⁻⁻∞, मतलब 1 - 1/e⁻∞। ई 1 से बड़ा होता है, तो 1 से बड़े की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 1/∞ 0 होता है, तो ये 0 हो गया, तो आई नॉट। मतलब इस सर्किट में करंट बढ़ते जाएगी, और जो मैक्सिमम होगी वो करंट इनफाइनाइट टाइम के बाद होगी, मतलब जो मैक्सिमम पे पहुंचती है, इसका मतलब कभी नहीं पहुंचेगी। तो बच्चों ये इस एलआर सर्किट को अगर आप बनाना चाहेंगे, ये आपका टाइम है और इधर करंट है, और सपोज ये मैक्सिमम है, ये आपका मैक्सिमम करंट का लेवल है। करंट वैसे तो आई है, ये आई नॉट है, वैसे ये आई मान लेते हैं ऊपर। तो आप ड्रॉ करिएगा, करंट 0 से शुरू होती है और ऐसे एसिम्प्टोटिक हो जाएगी, क्योंकि इनफाइनाइट में जाके मिलना है इसको आई नॉट के बराबर कब होना है, इनफाइनाइट टाइम बाद। तो करंट का ग्राफ इस तरह से बढ़ता है। तो एलआर सर्किट में करंट धीरे धीरे बढ़ती है, और कुछ समय के बाद ऑलमोस्ट जितना है वो प्रैक्टिकली फिर खास नहीं बढ़ती। लेकिन जो इनफाइनाइट टाइम एग्जैक्टली जो मैक्सिमम पे जा सकती थी करंट, वो कभी नहीं जा पाएगी, या आप कह सकते हैं इनफाइनाइट टाइम में जा। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ इन चीजों को, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा पूरा डेरिवेशन। तो हम लोग ये ब्रेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद डीजे ऑफ करंट स्टार्ट करेंगे इसी में। चलिए, थैंक यू।